As soon as we become parents, with lots of joy and happiness, there comes a fear. The fear whether we are capable, whether we will be able to be good parents, and all those kind of thoughts that just comes in. Hello parents, welcome back to our channel, My The Journey of a Motherhood. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पेरेंटिंग, मिथ, फियर एंड ट्रुथ। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ ये रिसर्च किया है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई वुड नॉट कमेंट कि ये करना ही चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। आई एम नोबडी टू से दैट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दीज एरियाज। इट्स जस्ट एज अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मेरी जो फाइंडिंग्स रही हैं, मैंने जो प्रैक्टिस किया है, मैं बस आपसे वही शेयर कर रही हूँ। एंड आई मीन एवरी पेरेंट एंड एवरी पेरेंटिंग इज डिफरेंट, सो यू कैन ऑलवेज चूज टू डू what suits you and what you think is right. There cannot be anyone to tell you should do this and you should do that, and neither should you follow that completely. It is at the end of the day, it is your baby, it is your choice. India is a land of sciences, and science in India is followed in terms of or in forms of customs. तो इससे पहले कि हम किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली मना कर दें या किसी भी चीज़ को हम कम्प्लीटली येस करके उसे यूज़ करने लगे ब्लाइंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी एज कॉन्शियस पेरेंट्स वी नीड टू गो बैक एंड चेक व्हाट इज़ द रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दैट कस्टम. Is it really relevant today, or if it is, how much? मैं आपके साथ 10 ऐसी बेसिक चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे एज अ पेरेंट भी बताया गया था करने के लिए, लेकिन आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वेरीफाइंग एंड चेकिंग एनीथिंग दैट आई यूज़ फॉर माई चाइल्ड बिफोर आई पुट दैट इनटू प्रैक्टिस. आपने सुना होगा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है आपके एल्डरली एडवाइस करते हैं कि बच्चे को रोज़ के रोज़ काजल लगाना चाहिए. डॉक्टर्स मानते हैं कि काजल बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और इट डजेंट रियली मैटर कि काजल घर में बना हुआ हो या काजल कॉस्मेटिक है, खरीद के आप बाहर से लेके आ रहे हैं. बाहर से खरीद के आने वाला काजल तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज उसमें लेड होता है, और जो हम घर में काजल बना रहे हैं वो प्योर हो सकता है लेकिन बच्चों को वो अप्लाई नहीं करना है. एंड द रीज़न बीइंग कि जब हम अपने आँख के कॉर्नर पे देखेंगे तो हमें एक छोटा सा पोर्स, एक छोटा सा छेद दिखाई देगा, वो उसे कहते हैं टियर ग्लैंड. तो जब हम काजल लगाते हैं तो वो टियर ग्लैंड ब्लॉक होता है. दूसरी बात यह है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग काजल, हम यहाँ प्रेशर देते हैं, लॉन्गर रन के लिए हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है. ये ऑप्शन आपका है एज पेरेंट्स कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं या आप उसे यूज़ नहीं करें. शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, तो मैंने अपने बच्चे को बर्थ से लेके और अभी वो 2 महीने में 2 साल का हो जाएगा और अभी तक मैंने उसे एक बार भी काजल नहीं लगाया है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिज आईज. ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि इससे बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं, बट ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी प्रूव नहीं करता है कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं. द नेक्स्ट वेरी वाइडली नोन बिलीव इज़ कि सैफरन खाने से, यानी केसर खाने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है. सैफरन हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, बट देयर इज नो स्टडी अगेन टू प्रूव कि सैफरन खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है. सैफरन खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, मॉर्निंग सिकनेस खत्म होती है, उसके साथ बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स है सैफरन खाने से. लेकिन इससे बच्चा गोरा होता है ऐसी कोई स्टडी प्रूव नहीं हुई है. अगर ये होता तो हर वो इंसान जो चाहता है गोरा बच्चा हो तो वो सैफरन खाता और बच्चे गोरे होते हैं. बच्चे का कलर गोरा, गेहुआ या काला डिपेंड करता है टोटली मदर एंड फादर के जीन पे और उनके कलर पे. तो सैफरन खाने से बच्चे गोरे होते हैं ये भी कहीं साइंटिफिकली और कोई एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए. तो आप सैफरन ज़रूर खा सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं तो, लेकिन इससे बच्चा गोरा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. और तीसरी ऐसी मान्यता जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा वो है सोहरी. सोहरी हम भोजपुरी में बोलते हैं, मुझे नहीं पता है और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में उसे किस टर्मिनोलॉजी से यूज़ करते हैं, बट देन सोहरी हियर मीन्स कन्फाइनमेंट, मैंडेटरी कन्फाइनमेंट. सोहरी में मदर को और बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कोई काम नहीं करना होता है, कंप्लीट रेस्ट करना होता है, उनके कमरे को अच्छे से साफ़ किया जाता है. सोहरी में सिंपल खाना दिया जाता है जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है. ये प्रथा 5000 पुरानी है और इंडियन ट्रेडिशन में काफ़ी पहले से है और इंडिया के हर पार्ट में इसको फॉलो किया जाता है. नाम ऑफ कोर्स अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी कन्फाइनमेंट या रेस्ट ज़रूरी होता है. डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन के हाई चांसेस होते हैं बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी. तो उन इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चे और माँ को कमरे के अंदर रखा जाता है. इसका पर्पस ये भी है कि आप कोई काम ना करें, हेवी चीज़ें ना उठाएं, बाहर ना निकलें और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसे एकदम अपने क्लोज रखें.
आप कंप्लीटली रेस्ट करें, क्योंकि एक डिलीवरी के बाद, चाहे वो सी सेक्शन का हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, मदर की बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है एंड शी नीड्स रियल गुड टाइम टू रिकवर। उसका सारा न्यूट्रिशन निकल गया होता है, तो शी नीड्स रियली नाइस न्यूट्रिशियस फूड। तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है जो बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, और उसके साथ आपको अलग अलग तरीके का हल्दी दूध या अलग तरीके का काढ़ा वगैरह दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी हील होती है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस भी हैं सोहरी के। तो कंसिडरिंग टुडेज मॉडर्न टाइम, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर एल्डरलीज कि आपको कहाँ पे थोड़ा लिबरेशन या लिबर्टी चाहिए, और आप अकॉर्डिंगली थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन रहेगी टू द प्रेग्नेंट लेडीज हु आर गोइंग टू बी वंडरफुल मॉम्स एंड टू द एग्जिस्टिंग न्यू मॉम्स, कि आप अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सोहरी को ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है। आप कमरे में रहें, रेस्ट करें, अपने और अपने बेबी को कंप्लीट टाइम दें, और ट्राई एंड क्रिएट दैट स्पेशल बॉन्ड विद योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन, बिकॉज वंस दिस पीरियड इज ओवर एंड वंस यू गेट बैक टू वर्क, आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। तो सोहरी इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू बी विद योर चाइल्ड एंड टू हैव दैट स्पेशल टाइम ऑल जस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। आप ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या आप ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, बट उनके बेनिफिट्स के लिए आप उनको फॉलो ज़रूर करें। तो अभी तक हमें सोहरी जो एक मिथ लगता था, वो एक्चुअली मिथ नहीं है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट एंड इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर आवर वेल बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिंग बैक द फोर स्किन ऑफ बेबी बॉय। बहुत सारे लोग जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो वो मसाज करते हैं, और मसाज के साथ जो फोर स्किन होती है उसे पीछे खींचते हैं, उसके अंदर ऑयल भी डालते हैं, उसे ब्लो भी करते हैं। मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात किया और उनका कहना कम्प्लीटली ना है इस मामले में। बच्चे के प्राइवेट एरिया को वैसे ही साफ़ करना चाहिए जैसे आप अपने नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को करते हैं, उसे कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे सर्च में जो मिला है, मैंने रिसेंटली जो वापस से सर्च किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द सेम इन द description box. You can just go and verify and check, and you can also consult your doctor regarding the same. तो ये एक मिथ है कि बच्चे के फोर स्किन को पीछे खींच करके उसे साफ़ करना होता है, या उसे उसमें तेल डालना होता है, या उसे कोई भी स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि पहले अगर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल हो रही थी। अगेन आई बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू दैट गॉन टाइम मे बी वो उसका कोई पर्पस होगा जो शायद अभी हमें पता नहीं है, बट रिसेंट टाइम्स के हिसाब से ये नहीं करना है। एक दूसरी ऐसी बात जो हमने सुनी है हमेशा कि बच्चे को गोद में रख के दूध पिलाओ। लेट के दूध पिलाने से बच्चे के कान में दूध चला जाता है। मुझे जब मैं मॉम बनी थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बच्चे के कान में दूध चला जाएगा, लेकिन जब मैंने एक दो बार ये ट्राई किया, जब बच्चा बहुत ही छोटा था, तो मैंने नोटिस किया कि दूध यहाँ तक गया था। तो शायद पर्पस ये है कि वो अंदर से नहीं, वो बाहर की तरफ से बच्चे के कान में जा सकता है अगर आप उसे लेट करके दूध पिला रहे हैं। तो जब आप नई मॉम होते हैं तो द फ्लो ऑफ मिल्क इज़ अ लॉट इन योर बॉडी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के पीने के बाद भी एक्स्ट्रा दूध बाहर निकलता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके मुंह या नाक पे चला जाए, जिससे उसे ब्रीथ करने में मुश्किल हो। इसलिए भी कहा जाता है कि लेट के दूध नहीं पिलाना है। रात में उठ के बैठ करके फीड करना बहुत ही पेनफुल और टायरिंग होता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि नई मॉम्स को इतना सारा काम होता है कि उन्हें खुद के बॉडी के लिए रेस्ट नहीं मिल पाता है आज के टाइम पे। जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा स्टेबल हो जाए, दैट इज 2 मंथ और 3 मंथ, उसके बाद आप उसे लिटा करके दूध पिला सकते हैं। जस्ट बी कॉन्शियस कि दूध कहीं बाहर से उनके कान की तरफ ना चला जाए और वो प्रॉपर्ली फीड ले रहे हैं। अगेन एक दूसरी बात आपने और सुनी होगी कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपको अपना सिर को अच्छे से कवर करना होता है। ये माना जाता है कि डिलीवरी के बाद बॉडी हीट लूज करती है, और हीट हमें ज़रूरी होता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो कवरिंग द हेड विल प्रोटेक्ट द हीट ऑफ योर बॉडी, और आप इन्फेक्शन के चांसेस आपके कम होंगे। हाउएवर देयर इज नो सच एविडेंस एज सच। आजकल आप देखते हो कि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, आपका डिलीवरी एसी कमरे में होती है, बच्चे को और आपको एसी के रूम में ही रखना होता है। तो ये चीज़ जो है, जो पहले हम फॉलो किया करते थे कि हेड कवर रखते थे, तो वो बहुत एप्लीकेबल आज के टाइम पे नहीं है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट भी आपके बॉडी पे देखने के लिए नहीं मिलता है कि आपने सिर नहीं कवर किया, उसकी वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस यू आर बियरिंग समथिंग।
टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने डिलीवरी के बाद मुझे कहा भी नहीं गया था और मैंने अपना हेड को कवर नहीं किया था। ये वाइल्ड रिसर्चिंग मुझे पता चला कि बहुत सारी मम्स हैं जो अपने बाल को कवर करती हैं। तो अगेन दैट इज़ योर चॉइस, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कवर योर हेड, एंड अगेन इट इज़ व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन डू दैट। जो दूसरी चीज़ हमने ये सुनी है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उन्हें लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है और फीवर आता है। तो देयर इज नो साइंस विच प्रूव्स कि बच्चे के दांत निकलने की वजह से उन्हें वॉमिट होता है या लूज मोशन होता है या फीवर होता है। देयर इज नो स्टडी एट ऑल विच प्रूव्स दैट, एंड द सेम वॉज माई डॉक्टर सेइंग। हाउएवर ये है कि बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, इरिटेट होता है, दांत काटने लगता है, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, एंड वो बस इसलिए होता है क्योंकि उसके गम्स फट रहे होते हैं और वो दांत बाहर की तरफ आ रहा होता है, विच इज़ वेरी पेनफुल। और ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो उसे डील नहीं कर पाते हैं, तो वो रोते हैं, क्रैंकी होते हैं, इरिटेट होते हैं, फंसी होते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे के टीथिंग की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि बच्चे को फीवर आ सके। एंड अगेन टू सपोर्ट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। अगर मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो हमारे बच्चे को कभी फीवर, लूज मोशन या वॉमिटिंग नहीं हुआ टीथिंग के समय पे, लेकिन हाँ वो बहुत क्रैंकी रहता था, इरिटेटेड रहता था, फंसी रहता था, वो दांत काटता था, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन हमने कभी ग्राइप वाटर नहीं दिया है और नहीं देने से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। आप हमेशा सुनते होंगे कि ये मत खाओ, वैसा मत खाओ, स्पाइसी खाने मत खाओ। डिलीवरी के बाद आपका बहुत मन करता है, क्योंकि इनिशियली कुछ दिन तो आप बिल्कुल ही बहुत कम मसाले वाला, कम तेल वाला, बहुत सादा खाना खाते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बच्चे को दिक्कत होगा, दूध से बच्चे के दूध में जाता है जो भी माँ खाती है, तो अगर आप तीखा खा रहे हो तो बच्चे को दूध में तीखा आ जाता है। देयर इज नो स्टडी टू प्रूव कि अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आपके दूध में स्पाइस आ जाता है और बच्चे को तीखा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, बट ध्यान बस इतना ये रखें कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं, वो क्योंकि वो आपके स्टमक के लिए सही नहीं है। हाउएवर अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे के हेल्थ में फ़र्क दिख रहा है, तो एडवर्स इफेक्ट अगर आपको दिख रहा है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट ईट दैट थिंग। अदरवाइज आप सब कुछ बहुत नॉर्मल खा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने हमेशा सुनी है वो ये है कि बच्चे को तेल मालिश करना चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अगले दिन से ही लोग मालिश करना शुरू कर देते हैं बच्चे की। माना जाता है कि बच्चे के लिए तेल मालिश एक विटामिन का काम करता है। ऑफ कोर्स नो डाउट बच्चे के लिए मसाज बहुत अच्छा होता है, उससे उनके बोन स्ट्रांग होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन बर्थ के इनिशियल कुछ वीक्स तक बच्चों को मालिश नहीं करना चाहिए। आफ्टर सर्टन वीक, मे बी 3 वीक 4 वीक आप रुक जाएं उसके बाद, ताकि जो उनका स्किन है और बोन्स है जो अभी डेवलपिंग प्रोसेस में ही होता है, तो वो कम से कम इन प्रॉपर प्लेस आ जाए। उसके बाद आप 1 महीने के बाद बच्चे की मालिश शुरू कर सकते हैं। और मसाज से बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है, उनके मसल्स को रिलीफ मिलता है, वो हाथ पैर फेंकते रहते हैं, और तो उनका पेन रिलीफ होता है, उन्हें नींद अच्छी आती है। तो मालिश बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, पर इनिशियल कुछ दिन आप रुक जाएं, उसके बाद आप मालिश कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो नए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, उन्हें पुराने कपड़े में रखना चाहिए। और हम इतना ये फियर इतना ज़्यादा है कि मैक्सिमम फैमिलीज़ इन इंडिया ऐसी हैं जो बच्चे के बर्थ के पहले कपड़ा नहीं खरीदती हैं। वो किसी ना किसी से बोरो कर लेती हैं या फिर पुराने साड़ी का काट करके जैसे भी कपड़ा बनाती हैं। तो द इंटायर मोटिव जो था कि बच्चे को पुराना कपड़ा इसलिए पहनाना चाहिए क्योंकि जो पहले जो हम कपड़ा यूज़ किया करते थे प्रिमिटिव टाइम से ही, वो था कॉटन। और कॉटन को धोते धोते वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बच्चे की स्किन को बहुत सूट करता है। इसलिए एडवाइस किया जाता था कि पुराने कपड़े को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं, तो आप किसके पास जाएंगे पुराने कपड़े मांगने के लिए? और आप किसी दूसरे के पुराने कपड़े को बहुत कंफर्टेबली यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा पैदा होने से पहले नई चीज़ें नहीं लेंगे, नए कपड़े नहीं लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हमेशा ले सकते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक प्रॉपर रेडी बैग के साथ जाएं, क्योंकि बच्चा जैसे ही बाहर आता है उसके नापी को चेंज करना होता है, उसके कपड़े को चेंज करना होता है टाइम टू टाइम, तो आपको काफ़ी सारे कपड़े लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप पूरे बैग के साथ वेल प्रिपेयर्ड होकर हॉस्पिटल जाएं और घर पे भी आप सारा प्रिपरेशन कर ले बच्चे के जन्म लेने के 1-2 वीक पहले तो एटलीस्ट कर ही ले।
It is very important to know the reason specifically why we are made to do certain things. It is always good to know the exact reason and then pass it on to the upcoming generation and ask them to do the same thing for their well-being, for their health. So that was all for today. I hope you liked the video and it was informative and it was useful for you. And if yes, please like, subscribe and share the channel, and don't forget to hit that bell icon so that whenever there's a new video coming up, you'll get a notification. Also, you can comment and let me know any of the topic that you want to know about, and any of the experience that you want to know from a mother's point of view that I have experienced, considering the fact that I have going to be 2 years old baby. You can always let me know in the comment section and I'll try and make video on that. Thank you for watching today's video. See you in the next video. Till then, take care of yourself and bye bye.